अरे ये क्या गंदी चीज उठा लाए हो, फेंको इसे बाहर। वेद ने गंभीर होकर कहा, यह मेडिसिनल वाइन है, मैंने खुद बनाई है। नानी, आपको रोज रात सोने से पहले 3 ढक्कन लेने हैं। 3 महीने बाद आधा ग्लास और 6 महीने बाद 1 ग्लास। आपको बस 3 साल तक यह करना है। ये देखकर मोनिका ने झटके से बॉटल उठाई और चिल्लाया, मैडम वाइन नहीं पीती, उन्हें अल्कोहल से एलर्जी है, 1 बूंद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे? तुम उनका ट्रीटमेंट करना चाहते हो या मारना चाहते हो उन्हें? वो डस्टबिन में फेंक ही रही थी कि तभी हवा का झोंका महसूस हुआ और पलक झपकते ही वेद सीधे उसके सामने आ खड़ा हुआ और झटके से मोनिका के हाथ से बॉटल छीन ली। ये देखकर मोनिका हक्का बक्का रह गई। तुम भूत हो क्या? वेद ने सख्त आवाज में कहा, एक बात कान के पर्दे खोल कर सुन लो, आगे से मेरे लाए सामान को बिना परमिशन के छूना भी मत, वरना भूत से भयानक बन सकता हूं। मोनिका गुस्से में बोली, अरे पागल हो गए हो क्या? मैं तो मैडम की भलाई सोच रही थी और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। वो अल्कोहल नहीं पी सकती। लेकिन वेद ने ठंडे लहजे में बोला, जब मैं यहां हूं तो तुम्हें नानी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जानती हो ये सिंपल अल्कोहल वाइन नहीं है, मेडिसिनल वाइन है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दवा मुझसे बेहतर है तो ठीक है, मैं भी चला जाता हूँ, फिर खुद संभाल लेना। मोनिका ने झल्ला कर उसे मुक्का मारना चाहा, लेकिन वेद ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और वो दर्द से चीख उठी, मार डाला रे देवा, वेद छोड़ो मुझे, तुम औरतों के साथ ऐसे बिहेव करते हो। वेद कड़क आवाज में बोला, और औरत होकर तुम मुझे मार सकती हो, ये कैसा न्याय हुआ? मेरी नजरों में आदमी और औरत दोनों बराबर हैं। अगर औरत को हाथ उठाने का अधिकार है तो आदमी को भी है। और इतनी बड़ी होकर छोटी लड़कियों जैसा मत करो, उम्र के हिसाब से चलो जरा। ये कहकर उसने मोनिका का हाथ छोड़ दी तो वो हाथ मलती रह गई। वो जानती थी अगर फिर कुछ बोला तो वेद उसकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। तभी अवंतिका ने समझाया, वेद बेटा तुम जरा ज्यादा सख्त हो जाते हो, औरतें अपनी उम्र को लेकर संवेदनशील होती हैं, तुम बार बार क्यों मोनिका को चिढ़ाते हो? वेद कंधे उचकाकर बोला, मुझे पसंद नहीं जब कोई मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करे या मेरे काम में दखल दे। फिर वो अवंतिका की तरफ मुड़ा और प्यार से कहा, नानी अब आप सोफे पर बैठिए, मैं एक्यूपंक्चर शुरू करता हूं। दूसरी तरफ धनंजय और विश्वनाथ के बंगले पर बैठे हुए थे। सामने टेबल पर धनंजय का फोन रखा था जो स्पीकर मोड में था और उसमें से एक डेंजरस आवाज सुनाई पड़ी, विश्वनाथ अब तुम हमारे साथ मिल गए हो तो एक बात सुन लो, वेद को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाना जब तक मैं ना कहूं। एक बात सुन लो, वो लड़का मेरे काम का है, अगर उससे कुछ हुआ तो तुम दोनों की कंपनी इसको तबाह करने में मुझे 1 दिन का वक्त लगेगा बस। तुम्हें बदला लेना है, उसका भी वक्त आएगा, लेकिन तब तक उस चूहे को जिंदा रहना है। डू यू अंडरस्टैंड? विश्वनाथ और धनंजय कांपते हुए बोले, जी साहब समझ गए। उस आदमी की आवाज फिर गूंजी, तुम दोनों को इन्वेस्टमेंट पहुंच जाएगा, लेकिन अपनी हद में रहना और जो भी सुराग छोड़ा है उसे खत्म कर दो। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही विश्वनाथ बोला, धनंजय ये इतना पावरफुल आदमी है कौन, एक बार में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो गया? धनंजय ने जवाब में कहा, मैं भी नहीं जानता, बस लोग इसे साहिब कहते हैं, इतना ही पता है। दूसरी तरफ हिमांश गर्ग के बंगले में ट्रीटमेंट के बाद वेद ने अवंतिका के साथ लंच किया और पहली बार उसे एक परिवार की करीबी का एहसास हुआ। सावित्री देवी ने भले ही उसे अपनाया था, अपना दामाद बनाया था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनका फायदा था। लेकिन अवंतिका उसे अपने परिवार का हिस्सा मानकर प्यार कर रही थी, कई बार उसकी प्लेट में खाना डाल रही थी। यह देखकर वेद का मन भर आया। थैंक यू नानी। वेद की आवाज सुनकर अवंतिका को समझते देर नहीं लगी कि वेद क्या सोच रहा है। उन्होंने प्यार से वेद के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वेद आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहले नहीं ढूंढ पाई, लेकिन अब तुम मिल गए हो ना, तो मैं कभी तुम्हें परिवार की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। वेद ने अवंतिका का हाथ थाम लिया। थोड़ी देर बाद वेद अवंतिका और मोनिका को रायजादा मेंशन ले गया। उस वक्त कियारा ऑफिस गई हुई थी। वेद ने सर्वेंट से कहा, गाड़ी से सामान निकालकर कमरे में रखवा दो। इतने बड़े मैंशन को देखकर अवंतिका ने संतोष से सर हिलाया। उसका बस यही मन था कि उसका नाती आराम से रहे। अब तक जैसी कठिन जिंदगी उसने झेली वैसी आगे ना झेलनी पड़े। अवंतिका को सिर्फ यही अफसोस था कि उसने अपने नाती को बहुत देर से ढूंढा। वो मन ही मन बोली, रायजादा खानदान शहर के बड़े लोगों में से है और मेरा नाती तो अनाथ था, ना बाप ना माँ, अपने गुरु के साथ बड़ा हुआ, न पैसे थे न दोस्त। शायद जीने के लिए मजबूरी में उसे यह अपमान सहना पड़ा और रायजादा परिवार में शादी करनी पड़ी। अगर मैं पहले वेद को ढूंढ लेती तो चाहे जो भी हो जाता, कभी उसे घर जमाई नहीं बनने देती। अगर कियारा वेद से प्यार करती है तो ठीक है, वरना यह रिश्ता तोड़वाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी हिमांश ने जो रिपोर्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग कियारा ने कभी सबके सामने वेद को अपना पति नहीं माना है।
जिस दिन वेद अवंतिका से मिला था उसी दिन अवंतिका के कहने पर हिमांश गर्ग ने वेद के बारे में सब कुछ पता लगवाया था और उसे वेद के बचपन की इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन शहर आने के बाद क्या क्या हुआ उसे सब पता चल गया। आखिर हिमांश गर्ग एक बहुत बड़ी हस्ती था, उसके लिए यह सब पता करवाना बाएं हाथ का खेल था। वेद के साथ अवंतिका और मोनिका रायजादा मेंशन के अंदर आ गई। वेद अवंतिका को उनके लिए तैयार करवाए कमरे में ले गया और बोला, नानी अगर कुछ कमी लगे या कोई चीज चाहिए तो बताइए, मैं आज ही ले आऊंगा। पास खड़ी मोनिका ने बीच में टपकते हुए कहा, अरे क्यों नहीं, इस कमरे में तो बहुत सारी चीजें नहीं है। वेद ने मोनिका की बात को अनसुना कर दिया और अवंतिका हंसते हुए बोली, मोनिका मजाक मत करो, कमरे में सब ठीक है, कोई कमी नहीं है। मोनिका नाराजगी जताते हुए बोली, ठीक है, लेकिन मेरा कमरा कहाँ है? अवंतिका ने फिर वेद से पूछा, हाँ मोनिका कहाँ रहेगी? वेद ने मोनिका की तरफ देखा और बोला, तुम भी आना चाहती हो? मैंने तो तुम्हारे लिए कोई कमरा तैयार नहीं करवाया। तुम्हें यहाँ क्यों रहना है? मैं नानी का ध्यान रख लूंगा, तुम जाओ जाकर अपना क्लिनिक संभालो। मोनिका गुस्से से उछल पड़ी, क्या बकवास है ये? क्लिनिक तो बस दिखावे के लिए खोला गया था, खुला रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मैडम की पर्सनल डॉक्टर हूँ और असिस्टेंट भी। ऊपर से मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है कि मुझे हर वक्त उनके साथ रहना ही पड़ेगा। वो जहां जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगी, समझे? वेद ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तुम और डॉक्टर, और कौन सी बीमारी ठीक कर सकती हो? तुम कुछ कर पाती तो मेरी जरूरत क्यों पड़ती? मोनिका आग बबूला हो गई और चिल्लाई, वेद ये मत समझो कि तुम तेजस के शिष्य हो तो बहुत बड़े बन गए। मैं लेकिन फिर वो बीच में ही चुप हो गई क्योंकि उसे याद आया कि वो सचमुच तेजस का शिष्य है और यह कोई मामूली बात नहीं थी। मोनिका की अपनी काबिलियत अच्छी थी, किसी भी हॉस्पिटल में धाक जमा सकती थी, लेकिन इस लड़के के सामने उसका कोई जलवा नहीं चल सकता था। इसलिए गुस्से में उसने बस इतना कहा, मैडम जहां रहेंगी मैं भी वहीं रहूंगी। वेद ने थोड़ी देर सोचकर मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है, तुम हिमांश गर्ग के विला में रहो, सुबह आकर नानी से मिल लो और शाम को वापस चली जाना। यहाँ से चौराहे से बसें चलती हैं, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। मोनिका मुंह फुलाकर बोली, तुम्हें लगता है कि मैं मैडम के बिना लीडर के घर में रह सकती हूँ? वो गुस्से में झपटने ही वाली थी कि वेद ने मार्शल आर्ट्स का एक क्लासिक मूव किया तो मोनिका पीछे हटते हुए बोली, मैडम देखो ना वेद को। अवंतिका दोनों की नोक-झोंक देखकर हंसते हुए बोली, वेद, मोनिका को मेरे साथ ही रहना है, तुम उसके लिए भी कमरा तैयार करवा दो। यह सुनकर वेद ने बगल वाले कमरे की तरफ इशारा किया। अच्छा, उसके बगल में एक कमरा है, लेकिन वहां अक्सर चूहे आते हैं, अगर डर नहीं लगता तो वहीं रह लेना। मोनिका का चेहरा पीला पड़ गया। तब अवंतिका ने हंसते हुए कहा, अरे चूहा एक ही कमरे में थोड़ी रहता है और ये इतना बड़ा मेंशन है, यहाँ चूहे कहाँ से आएंगे? ये सुनकर मोनिका का दिल शांत हुआ और उसे रियलाइज हुआ कि वेद उसका मजाक उड़ा रहा था। मोनिका गुस्से में दंदनाते हुए वहां से चली गई। तब अवंतिका ने वेद से पूछा, वेद, मुझे पता है सावित्री ने तुम्हें ढूंढा और अपनी पोती से शादी करवाई, लेकिन अगर तुम कियारा को पसंद नहीं करते और ये रिश्ता तुमने मजबूरी में किया था तो तुम अब अलग हो सकते हो। तुम मेरे नाती हो, कोई तुम्हें घर जमाई बनाकर ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता। वेद ने मन ही मन कियारा के रूखेपन के बारे में सोचा और फिर झूठ बोला, नहीं नानी, ऐसा कुछ नहीं है, कियारा अच्छी लड़की है और हमारे बीच भी सब ठीक है। वेद नहीं चाहता था कि अवंतिका को यह जानकर दुख हो कि कियारा और उसके बीच कुछ सही नहीं है और उसे कियारा की सेफ्टी का ध्यान भी रखना था, इसलिए वो कियारा से अलग नहीं हो सकता था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।